हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास बंक। तो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर यूनिट 3 का कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पहला पढ़ेंगे हम कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? तो देखो, कम्युनिटी बेसिकली वो है कि जहाँ पे पीपल आपस में एक साथ रहते हैं, दे लिव टुगेदर। ठीक है, उनके शेयर्ड कुछ वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, शेयर्ड वैल्यूज़ होंगे, कुछ कॉमन इंटरेस्ट होंगे, कुछ आइडेंटिटी सिमिलर होगी। ठीक है, साथ ही साथ उनका बेसिकली एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी आपस में, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो ये क्या है? ये बेसिकली है कि आपकी कम्युनिटी को ये दर्शाता है कि कम्युनिटी वो वैसे डिस्क्राइब होती है जहाँ पे पीपल एक साथ रहते हैं, उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट रहते हैं आपस में, वो और आपस में इंटरडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, अब सोशोलॉजिकल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सेम चीज़ है कि आइडिया ऑफ कम्युनिटी ऑफन इंक्लूड शेयरिंग ऑफ एन आइडेंटिटी, अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस, वही बिलोंगिंग एंड कॉमन टेरिटोरियल इंटरेस्ट। ठीक है, इट कैन बी रिफर्ड एज द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद अ डिफाइंड सोशल स्पेस। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो विलेज और ट्राइब। क्लियर हुआ? तो कम्युनिटी कुछ नहीं है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है जहाँ पे लोग आपस में एक साथ रहते हैं, कुछ शेयर्ड वैल्यूज होंगी, कॉमन इंटरेस्ट होंगे, आइडेंटिटी होगी और एक साथ रहेंगे। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी एक स्कूल ग्रुप में भी हो सकती है और एक विलेज में भी हो सकती है। अगर मैं रिलीजियस कम्युनिटी की बात करूँ तो वो भी गलत नहीं होगा। और ठीक है, एक मान लो कोई हीरो है, उससे कोई फैंस हैं, तो अगर मैं उसको भी बोलूँ तो वो भी फैंस भी क्या होंगे, एक सर्टेन कम्युनिटी की बात करेंगे हम उनको लेके। ठीक है, फिर तो फाइनली हम इसको कह सकते हैं कि पीपल कनेक्ट बाय कॉमन लाइफ एंड बिलोंगिंगनेस, एक साथ ये रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इनके बेसिकली सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कि कौन से थिंकर ने क्या चीज उसके लिए कम्युनिटी क्या है। तो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं एफ टोनिस। बेसिकली इन्होंने क्या बोला, तो ये बोलते हैं कि जो कम्युनिटी है वो क्या है, बेसिकली ऑर्गेनिक और नेचुरल है। ठीक है, ऑफ सोशल कलेक्टिवली हुज मेंबर्स आर बाउंड टुगेदर बाय सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएटेड आउट ऑफ एवरीडे कॉन्टेक्ट कवरिंग होल रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो कम्युनिटी इनके लिए क्या है कि जहाँ पे नेचुरल चीज़ होगी। ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रुप्स होंगे इनके। ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रुप्स से ये बेसिकली बाउंड होंगे बाय क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज पर्सनल टाइज। अब यहाँ पे क्या होता है, डेली में इनके अकॉर्डिंग जो डेली में पीपल होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, लाइफ के हर पहलू पर। ठीक है, और इससे क्या होता है, उनमें सेंस ऑफ एक बिलोंगिंगनेस आती है आपस में। जैसे कि मैं अगर बात करूँ एक विलेज कम्युनिटी की, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपस में एक दूसरे को लोग जानते हैं, एक दूसरे को लोग समझते हैं, वहाँ पे कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं होगा। तो एफ्टोनिस ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये एक नेचुरल चीज़ है कम्युनिटी, जिसमें आप एक ऑर्गेनिकली आपस में जुड़े रहते हो। ठीक है, जिसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको फॉर्मलाइज करा है कि नहीं आपको उनसे बात करनी, नहीं। जैसे एक कम्युनिटी हुई तो उसमें हम जैसे गांव में लोग रह रहे हैं तो वो क्या है, बेसिकली वहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ होगी। ठीक है, नेचुरल बिलोंगिंगनेस होगी, आपस में सोशली कलेक्टिवली एक साथ रहते होंगे। साथ ही साथ अपने डेली के जो लाइफ के पहलू हैं उसमें आपस में इंटरेक्ट करते होंगे। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डनेस होगी, तो उनके लिए एप्टोनिस ये कहते हैं। बट वहीं पे अगर मैं बोलूँ कि जो हमारे आरी पार्क हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो कम्युनिटी है, अगर वो उनको बहुत ब्रॉडेस्ट टर्म में लें तो वो बोलते हैं कि एक जोग्राफिकल कोनोटेशन है, एक जोग्राफिकल एरिया, उस स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं लोग, वो उनके लिए कम्युनिटी है। बट टेलकोट पार्सन ऐसा नहीं कहते। टेलकोट पार्सन क्या बोलते हैं? टेलकोट पार्सन बोलते हैं कि कम्युनिटी बेसिकली है कि जहाँ पे कलेक्टिवली लोग रह रहे हैं, जिस जगह कलेक्टिवली लोग रह रहे हैं और वहाँ पे वो कुछ अपने रोजमर्रा के डेली के ऑपरेशंस, डेली की एक्टिविटीज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये टेलकोट पार्सन कह रहे हैं। बट किंग्सले डेविस क्या कह रहे हैं? किंग्सले डेविस कह रहे हैं कि जो कम्युनिटी वो है वो एक स्मॉल टेरिटोरियल एरिया है। ठीक है, एक टेरिटोरियल एरिया है जहाँ पे लोग आपस में रह रहे हैं और अपनी सोशल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया कम्युनिटी क्या है? देखो, हमने स्टार्टिंग से चालू करा था कि कम्युनिटी बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, कुछ कॉमन शेयर्ड वैल्यूज रखते हैं लोग वहाँ पे। बट एफ्टोनिस ऐसा नहीं कहते। एफ्टोनिस कहते हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ऑर्गेनिक लोग हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप की तरह हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं वहाँ पे, जिसमें वहाँ पे एवरीडे लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं। और वहाँ पे बेसिकली क्या है कि स्ट्रॉन्ग बिलोंगिंगनेस है आपस एक दूसरे के बीच में, पर्सनल टाइज हैं। अगर एग्जाम्पल लूँ तो उसका एग्जाम्पल हो सकता है कि विलेज, गांव ले लो, आप ट्राइबल ग्रुप्स ले लो, तो वो उनके लिए कम्युनिटी होगी। बट आरी पार्क कहते हैं वहाँ पे कि नहीं, कम्युनिटी बेसिकली जोग्राफिकल क्या है, लोकेशन है। वहीं पे टेलकोट पार्सन बोलते हैं कि भाई ठीक है, कलेक्टिव लोग तो रह रहे हैं, शेयर्ड वैल्यूज भी हैं, बट वो जहाँ पे अपने डेली मर्रा की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, डेली के अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो वो कम्युनिटी किसके किसके लिए है? वो कम्युनिटी टेलकोट पार्सन के लिए। बट किंस्ले डेविस कहते हैं कि एक भाई टेरिटोरियल एरिया है, एक टेरिटोरियल एरिया है। ठीक है, एक जोग्राफिकल एरिया है उनके लिए, वहाँ पे लोग आपस में एक साथ रहते हैं और अपनी सोशल लाइफ को व्यतीत करते हैं। क्लियर? तो ये है अबाउट कम्युनिटी। और ये यहाँ पे मैंने
आपको प्रॉपर नोट्स के साथ भी बता दिया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आप मेरे को कमेंट करना वीडियो में, तो मैं आपको इसकी जो है पीडीएफ ही दे दूंगा। क्लियर। अब ये जो मैंने लिखे हैं ना टैग मेथड में, आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ। यहाँ पे टैग मेथड बेसिकली होता है कि थिंक, जिसमें आप लिखोगे बेसिक जो आइडिया है उस पर्टिकुलर किसका, जो भी पर्टिकुलर थिंकर है। ए का मतलब हो गया आपका एक्ट। ठीक है, एक्ट में बेसिकली वो क्या चीज़ को लेके कर रहा है, क्या चीज़ें उस जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो है क्या हो रही हैं, दिख रही हैं। ठीक है, क्या टास्क उसमें हो रहा है। फिर गिव का मतलब हो गया यहाँ पे कि हम उसमें एक सर्टेन एग्जांपल देंगे। तो बस यही आपके सिंपल से नोट्स तैयार हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एफ्टोनिस की कहा। ठीक है, जैसे कि कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी में बेसिकली कैसे हो गया, नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रुप है। ठीक है, एक्ट में क्या हो गया, हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क कर रहा है कि पीपल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं डेली लाइफ में। और गिव एग्जांपल, वी गिव एन एग्जांपल, देन इट इज विलेज कम्युनिटी। क्लियर। मूविंग फर्दर, ऐसे ही सारों के बारे में मैंने लिखा हुआ। फिर हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी। देखो एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर टेरिटरी होगी, या हम उसे लोकेलिटी भी कहते हैं। सही बात है, क्योंकि लोकेलिटी में ही रहेंगे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अब वहाँ पे क्या होगा, कलेक्टिव फीलिंग्स होंगी। ठीक है, साथ में उनके कलेक्टिव कुछ गोल्स होंगे, एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी होगी, कॉन्क्रीट नेचर होगा, मतलब शेयर्ड वैल्यूज होंगी सर्टेन। एक भाई एक कम्युनिटी की आप बात करो तो वहाँ पे सर्टेन एक शेयर्ड नॉर्म्स ही तो रहते हैं, आपस में रहते हैं कि नहीं रहते। क्लियर। तो ये क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गए, ये बेसिक एलिमेंट्स है जो एक कम्युनिटी में होने चाहिए। अब कम्युनिटी एंड सोसाइटी, टोनिस की डिस्टिंक्शन, मतलब कम्युनिटी क्या है और सोसाइटी क्या है, हम इन दोनों में देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, बहुत है सिंपल भी। देखो अब इसमें क्या है जो टोनिस ने सोसाइटी और आपका सोसाइटी एंड कम्युनिटी को कैसे डिफरेंशिएट करा, तो ये इन्होंने बोला कि जो कम्युनिटी है उन्होंने इसको बोला जेमिनशेफ्ट। क्या बोला, जेमिनशेफ्ट। और जो आपका सोसाइटी है उसको बोला गेसलशेफ्ट। क्या बोला, गेसलशेफ्ट। अब जेमिनशेफ्ट और गेसलशेफ्ट क्या है, देखो जेमिनशेफ्ट में क्या होता है, बेसिकली जो कम्युनिटी है उनके लिए वो क्या है, वहाँ पे एक आपको सेंस ऑफ टुगेदरनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिखेगा। ठीक है, म्यूचुअल बॉन्ड दिखेगा आपस में, पर्सनल रिलेशनशिप होंगे, पर्सनल रिलेशनशिप होंगे। बट सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी में भाई नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। सोसाइटी एक ब्रॉडर टर्म है, तो सोसाइटी में उन्होंने बोला कि वहाँ पे कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, ठीक है, लॉज होंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या करती हैं, ये बेसिकली उसके लिए है, किसके लिए, सोसाइटी के लिए। वहाँ पे इंडिविजुअल डोमिनेट ज़्यादा रहेगा, ना कि होल ग्रुप। ठीक है, एक सोसाइटी का सर्टेन गोल होगा, ठीक है, कुछ एम्स होंगे, जो जैसे कि इसमें बताया सस्टेन्ड बाय द परस्यूट ऑफ इंडिविजुअल एम्स एंड गोल्स, रिलेशनशिप आर मोर इंस्ट्रूमेंटल एंड फॉर्मल। तो सोसाइटी में क्या होगा, जो रिलेशनशिप होंगे काफ़ी फॉर्मल और इंस्ट्रूमेंटल होंगे, और वो किसी स्पेसिफिक पर्पस को क्या कर रहे होंगे, टैकल कर रहे होंगे या उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे होंगे। वहाँ पे ज़्यादा इमोशनल क्लोजनेस नहीं रहती एज जैसे कि कम्युनिटी में रहती है। क्लियर। तो आपको क्लियर हो गया होगा, जो हमें जेमिन शेफ्ट है वो हमारी कम्युनिटी हो गई, और जो गेजल शेफ्ट है वो हमारी क्या हो गई, सोसाइटी। कम्युनिटी में क्या हो गया, आपका फील ऑफ टुगेदरनेस नहीं रहे, फील ऑफ टुगेदरनेस रहेगी, बट सोसाइटी में जेसल सेफ्ट में वो चीज़ नहीं रहेगी। क्लियर। अब इसमें कंट्रोल कैसे करा जाता है इनको, तो देखो जेमिन सेफ्ट में बेसिकली अगर किसी सोसाइटी या कम्युनिटी को, इंडिविजुअल को वो करना है, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, तो कम्युनिटी में आप कैसे करते हो, वहाँ पे एक इन्फॉर्मल सोशल कंट्रोल रहता है, जैसे कि ट्रेडिशन हो गया, मोरल्स वैल्यूज़ आपके। ठीक है, अगर कुछ आपने गलत करा तो आपको सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बट जेसल शेफ्ट में ऐसा नहीं होता, सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। सोसाइटी में क्या होता है, अगर भाई किसी ने चोरी करी है तो उसके लिए कुछ लॉज हैं, कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं, अगर उसको सजा देनी है तो उसको आपको प्रिजन में डालना पड़ेगा। अगर सोसाइटी में कंट्रोल रखना है तो पुलिसिंग करनी पड़ेगी, पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। तो सोसाइटी को और कम्युनिटी को ऐसे कंट्रोल करा जाता है जिसे जेमिनशेफ्ट और जेसल शेफ्ट बोला गया। अब कुछ रूल्स है यहाँ पे। अब देखो सोसाइटी और आपका जो कम्युनिटी है, जैसे जैसे हमने बोला जेमिन शेफ्ट और जेसल शेफ्ट। तो जेमिन शेफ्ट में बेसिकली क्या रूल्स कैसे हैं, इम्प्लिसिट हैं, मतलब ठीक है वो आपको दिखेंगे नहीं। वो रूल्स कैसे हैं कि वो बेसिकली उसमें क्या है कि जो रूल्स हैं वो इनफॉर्मल मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, इनफॉर्मल रूल्स। वो जो हैं बेसिकली रूल्स जो निकलेंगे वो आपके कस्टम से निकलेंगे, कल्चर से निकलेंगे, या आपका सोशल एक्सपेक्टेशन से निकलेंगे, सोशल सोसाइटी में जो भी ज़रूरत है। बट जो जैसल शेफ्ट है, जो सोसाइटी है हमारी, उसमें रूल्स कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया लॉज के थ्रू। अगर सोसाइटी में मेरे को इंडिविजुअल सोसाइटी को वो कंट्रोल करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि हम ट्रैफिक रूल्स, तो हमने रूल्स निकाले ना, तो लोग इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे रूल्स कैसे हो गए, रिटर्न हो गए, एक्सप्लिसिट हो गए, ये मेंशन्ड है। ठीक है, ऑफिशियली इनको क्या करा जाता है, ऑफिशियली इनको एनफोर्स करा जाता है। क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका नेचर बेसिकली क्या है, कम्युनिटी का और आपका सोसाइटी का, ये कॉन्क्रीट होते हैं जो कम्युनिटी वाले होंगे, रिजिड होंगे, ठीक है, रियल होंगे, पर्सनल होंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा इन रूल्स के साथ।
बट जो हमारे जेसल शेफ्ट हैं वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ कैसे? जैसे कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट में आपको नहीं दिखेंगे, बट दे आर इन द आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, ठीक है। रियलिटी में आपको फॉर्मली मेंशनड होंगे वो, ठीक है, जैसे कि फॉर्मल रोल्स, कॉन्ट्रैक्ट, इन पर्सन रिलेशनशिप। तो ये क्लियर हुआ, यहाँ पे कैसे होंगे? कॉन्क्रीट होंगे, और यहाँ पे कैसे होंगे? एब्स्ट्रैक्ट होंगे। तो आपको समझ में आ गया कम्युनिटी एंड सोसाइटी में डिफरेंस एज पर टोनिस। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कम्युनिटी या फिर आपसे सोसाइटी के बारे में पूछा जाए तो एफ टोनिस का ये आप चीज़ें याद रखना। एग्जांपल मैंने आपको बताई दिए हैं, तो ठीक है। जेमन सॉफ्ट में इंक्लूड एमिशन हेडिस कम्युनिटी वेयर रिलेशनशिप क्लोज नेट, तो ये आप पढ़ लेना एक बार, बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। एक और डिफरेंस आता है कम्युनिटी एंड एसोसिएशन का। देखो कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी जनरल इंटरेस्ट सर्व करती है सोसाइटी का, बट एसोसिएशन में ऐसा नहीं होता। एसोसिएशन में क्या होता है? कोई स्पेशल जो है स्पेसिफिक गोल की तरफ आप जो है क्या करते हो, उसे वो स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए होता है। क्लियर? जहाँ पे लोकेलिटी इज एसेंशियल फॉर कम्युनिटी, लोकेलिटी बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है कम्युनिटी के लिए, बट एसोसिएशन में ऐसा नहीं होता। अब एसोसिएशन में लोकेलिटी इतनी मायने नहीं रखती। तो हम क्या कह सकते हैं? कम्युनिटी इज अ प्लेस वेयर पीपल of the same religion, values, norms or beliefs live together by their culture and identify by their culture and tradition. But association में ऐसा नहीं होता। association is formed by the group of people for shared some common goals। common goals के लिए बेसिकली होती है क्या? एसोसिएशन आपकी, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसे कहते हैं डायस्पोरा। अब डायस्पोरा क्या होता है? देखो डायस्पोरा में आप समझोगे, इसको ऐसे समझो कि ये वर्ड से बना है। डाई का मतलब हो गया आपका क्या? विच मीन अक्रॉस, अक्रॉस। और डायस स्प्रीन जो ग्रीक वर्ड है, स्प्रीन से बना है पोरा, स्पोरा, तो इसको इसका मतलब होता है स्कैटर्ड, बिखरे हुए, ठीक है। तो हम अल्टीमेटली इसको कैसे कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है या जो कम्युनिटी है वो माइग्रेट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। बट वो उनकी जो रूट कॉज है, जो रूट कॉज है वो उनके अंदर आज भी अवेलेबल है, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फैमिली कॉजेज, जहाँ पे भी वो रह रहे हैं, बट वो अपनी जो जड़ें हैं वो अपने होमलैंड से जुड़े हुए हैं। तो उससे हम क्या कहेंगे? डायस्पोरा। इसको ऐसे समझो कि जैसे कि इंडियंस जो हैं वो यूएसए जाते हैं, ठीक है, बट स्टिल वो वहाँ पे क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और अपने घर पे फ़ोन करेंगे, बात करेंगे, इस मतलब एक स्टिल बिलोंगिंगनेस आती है उनको अपने घर को लेके। तो डायस्पोरा हम ये कह सकते हैं कि पीपल जो जो अपने ओरिजिनल होमलैंड को, किसको? ओरिजिनल होमलैंड। तो यहाँ पे ओरिजिनल होमलैंड कौन सा हो गया? इंडिया, ठीक है। उसको छोड़ के अगर वो बाहर कहीं रह रहे हैं, बट अपने मदरलैंड के लिए, जो आप अपने होमलैंड है, मदरलैंड है, उसमें आज भी वो इमोशनली उससे जुड़े हुए हैं, कल्चरली जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकली कनेक्टेड दिखते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया? वो यूएसए में उसका क्या हो गया? वो डायस्पोरा हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है। अब डायस्पोरा क्लियर हो गया तो हम आगे समझते हैं कि बेसिकली इसमें कि थिंकर्स ने क्या पर्सपेक्टिव है। तो थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आर्चोटेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायस्पोरिक कम्युनिटी विलियम सैफरन ने बोला, ठीक है। इन्होंने इस पर अपने विचार रखे। क्या? वो ये कहते हैं कि जो ट्रू डायस्पोरा है ना, उनके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि मानो कि पीपल जैसे अपने होमलैंड में नहीं रह रहे हैं, ठीक है, बट उनसे इमोशनली अटैच्ड हैं, ठीक है। तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि उसके 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले की जैसे कि वो अपने जो डिस्पर्स्ड हो गए हैं, कहाँ से डिस्पर्स्ड हो गए? उनके होम लैंड से। क्लियर? जैसे कि पीपल आर स्कैटर्ड फ्रॉम देयर कंट्रीज, जैसे कि वो बाहर चले जाते हैं, इंडिया से यूएसए में चले गए, ठीक है। दूसरी फिर बात करता हूँ, फिर बताते हैं वो उनकी जो मेमोरी है ऑफ होमलैंड, मतलब घर की याद आती रहती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ओरिजिनल जो लैंड है, तो दे है बेसिकली नॉस्टैल्जिया, ठीक है, अपने जो उसकी है क्या, होमलैंड की याद आती रहती है। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि फील पार्टली एलियन इन द जो होस्ट कंट्री कौन सी हो गई? जहाँ पे वो जाके रह रहे हैं, इंडियन जैसे यूएस से जाके रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उनको एलियनेशन जैसा फील होगा। लेकिन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कहाँ के लिए आएगी? अपनी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए, ठीक है। फिर मैं बात करूँ तो आइडियलिज्म ऑफ रिटर्न, जैसे होप, जैसे मैं, ठीक है, मैं एक दिन तो मैं अपने घर जाऊँगा, ऐसी वाली फीलिंग आती है ना। द ड्रीम ऑफ वन डे दैट आई विल गो टू माई बैक टू माई होम। तो इसमें क्या हो गया? मेरे को एक अपना क्या आ रहा है? आइडियलाइज़ कर रहा हूँ मैं कि मैं भाई एक दिन तो मैं घर अपने वापस जाऊँगा, ठीक है। तो और फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा लिंक हो गए, किससे? अपने होमलैंड से। फिर जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि एक आइडियलिज्म होगा किसका? ऑफ रिटर्न, कि भाई मैं कभी तो घर जाऊंगा। तो ये कुछ 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये किसने बताया? विलियम सैफरन ने। क्लियर? इतना याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब 5 टाइप्स ऑफ डायस्पोरा।
रॉबर्ट कोहेन। अब इन्होंने 5 टाइप के डायस्पोरा बताए, इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बट आपको एक ग्लिम्स पता होना चाहिए, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। रॉबर्ट कोहेन ने बताया था कौन सा, विक्टिम डायस्पोरा, लेबर डायस्पोरा, ट्रेड डायस्पोरा, इंपीरियल डायस्पोरा और कल्चर डायस्पोरा। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हो कैसे, VICTL। ठीक है, VICTL ऐसे करके याद रख लेना, जिसमें हो गया विक्टिम, इंपीरियल, फिर आपका हो गया कल्चरल, ट्रेड एंड लेबर। तो ये एज ए नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि भाई ये कौन से डायस्पोरा है। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए रॉबर्ट कोहेन के। फिर आता है आपका अदर पर्सपेक्टिव ऑन डायस्पोरा, आप किस किस के, जैसे रॉजर ब्रुकवेयर, इन्होंने क्या बोला, लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म। ये कीवर्ड याद रखना कि भाई अगर रॉजर ब्रुकबेकर की बात आ रही है तो लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म, जैसे मेरे को अपने देश के प्रति आज भी मेरे को राष्ट्र की भावना आती है। जैसे आप कई बार देखो यूएसए, और यूएसए में क्या होता है, बेसिकली इंडिया पाकिस्तान वाले खड़े हो जाते हैं आपस में झंडा लेके एक दूसरे के, तो ठीक है वहाँ पे क्या दिखता है, लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म दिखता है कि आज भी इंडिया वाले इंडिया का कितना क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। क्लियर, तो उनके लिए क्या है, राष्ट्र सर्वोपरि वाली भावना है, ऑल्दो दे हैव माइग्रेटेड टू द अनदर कंट्री। फिर विजय मिश्रा क्या कह रहे हैं, इनकी बुक है द लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा थ्योराइजिंग द डायस्पोरिक इमेजिनरी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन्होंने बोला एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया रामायण का, कि वहाँ पे भी एक डायस्पोरिक वाली कम्युनिटी फील होती है ना, जैसे कि रामायण में राम जी को निकाल दिया गया, एग्जाइल हो गया उनका, ठीक है, 14 वर्ष का वनवास हो गया, बट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉस और ट्रॉमा भी झेला उनके ड्यूरिंग 14 years ऑफ एग्जाइल। ठीक है, तो वहाँ पे उनको भी डायस्पेरिक वाली फीलिंग है कि भाई कभी तो मैं अपने घर जाऊँगा। ठीक है, 14 साल का वनवास है। क्लियर, ये कुछ बुक्स हैं कम्युनिटी और डायस्पोरा पे, ये आपको पता होनी चाहिए, जैसे जेमनशेफ्ट एंड जिसल, जैसे इनका तो पूरा कॉन्सेप्ट ही है। देखो बेसिकली बुक्स आप कैसे याद रखोगे, जो भी उनका कॉन्सेप्ट है ना, उसी पे बेसिकली उनकी बुक भी लिखी गई है सेम चीज़ों पे, तो आधा तो आपका काम यही हो जाता है। अगर आपको उनके सारे भी थिंकर्स हैं, ठीक है, और उनके बुक्स थिंकर्स हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है तो आपको बुक्स बेसिकली पता ही हो जाएंगी। ठीक है, आपका वहाँ से भी आंसर निकल आएगा। तो ऑब्जेक्टिव इज़ लाइक कि आपको थोड़ी सी नॉलेज है, आपको 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन फाइंड करना है, तो मतलब 3 तो गलत होंगे ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, बट एक बार आप गो थ्रू कर लेना सारे जो है आपके चैप्टर्स हैं। क्लियर, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, नॉर्म्स, वैल्यूज़, वैल्यूज़ एंड रूल्स, इन तीनों को पढ़ते हैं। देखो तीनों चीज़ें आपको पता है, नॉर्म्स क्या हो गए, कुछ सर्टेन रेगुलेशंस हैं जो लिखित हैं, जो आपके क्या है, आपके बिहेवियर को क्या करते हैं, गाइड करते हैं। क्लियर, वो डायरेक्शन देंगे आपके बिहेवियर को। बट वैल्यूज़ क्या होंगी, ये इनहेरिट होंगी, ये आपने कहीं ना कहीं से सीखी होंगी, भले ही वो फैमिली हो आपकी, आपके स्कूल्स हों, ठीक है, आपके एजुकेशन सिस्टम हो, आपकी सोसाइटी हो, वहाँ से आपसे वो वैल्यू गेन करी होंगी। रूल्स क्या होते हैं, एक ये सर्टेन रिटर्न स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप इसको फॉलो करते हो। जैसे आपको स्कूल जाना है सुबह मॉर्निंग में, और आपसे 8 o'clock आपकी प्रेयर होगी, उसके बाद 9-10 आपके कुछ 5-6 लेक्चर्स होंगे। अगर आपको ट्रेन का टिकट बुक करना है तो उसके सर्टेन रूल्स हैं कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, कि आपका आधार लिंक होना चाहिए। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में या आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके सर्टेन रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, कि आपको प्रॉपर एग्जाम देना पड़ेगा, देन आपका इंटरव्यू हो, तो ये क्या हो गया, रूल्स हो गया, वो रिटर्न है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अब इन डेप्थ में देखते हैं, तो हम नॉर्म्स को देखते हैं। तो नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स बेसिकली हो गया कि शेयर्ड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर दैट इंडिकेट्स व्हाट इज कंसीडर्ड डिजायरेबल अप्रोप्रिएट इन सोसाइटी। मतलब क्या सोसाइटी में ज़रूरत है, कि जो मतलब सोसाइटी में हम कैसे बिहेव करें, दैट हाउ वी शुड बिहेव इन द, दैट हाउ वी शुड बिहेव इन द सोसाइटी। ठीक है, अब ये कैसे होगा, अब कुछ हमारे इस बिहेव करने के लिए कुछ सोशल रूल्स होंगे, होंगे तो नॉर्म्स वही चीज़ हो गई, नॉर्म्स हो गई कि जो सोशल रूल्स हैं किसके लिए, कि दैट हाउ वी शुड बिहेव। अब ये जो बिहेव करने का है कि भाई एक्सेप्टेड है सोसाइटी में या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये हमारी सोसाइटी डिसाइड करे। तो नॉर्म्स क्लियर हुआ। जैसे कि आपको थैंक यू बोलना है, तो थैंक यू बोलना है तो आपको ठीक है, ये आपको पता है, ये आप सोसाइटी ने तो गाइड करा, मतलब आप सुबह किसी को ग्रीट कर रहे हो थैंक यू, या आप उसको धन्यवाद दे रहे हो, या गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, या लाइन में जाके सीधे टिकट कराने के लिए आप लाइन में खड़े हो गए, तो क्या है, ये सर्टेन एक नॉर्म्स हैं जो सोसाइटी ने बनाए हैं, और उसके आधार पर ही आपका व्यवहार क्या है, गाइड होता है। क्लियर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्म्स हैं ये हमारे बिहेवियर को गाइड कर सकते हैं, की टर्म। अब इसमें जो हमारे कोलमैन हैं, इन्होंने क्या दिए, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, पहला तो प्रिस्क्रिप्टिव आदेशात्मक, और दूसरा प्रोस्क्रिप्टिव, ठीक है, प्रतिषेधात्मक। अब इसमें है क्या, इसमें देखो बेसिकली क्या है, कि जो हमारा जो प्रिस्पेक्टिव है ना, ये हमारे बिहेवियर को क्या है, पॉजिटिव बिहेवियर को एंकरेज करता है। ठीक है, और जो प्रोस्पेक्टिव है ये हमारे नेगेटिव जो बिहेवियर है, जो हमारा नेगेटिव बिहेवियर है उसको डिस्करेज करता है। कैसे, जैसे प्रोस्पेक्टिव में आपको बताऊं कि जैसे आपको क्या करना है, चोरी नहीं करनी है, कि आपको चोरी नहीं करनी है, तो प्रिस्क्रिप्टिव क्या बोलेगा, आपको भाई चोरी नहीं करनी है। लेकिन प्रोस्पेक्टिव क्या बोलेगा, वो आपको ना चोरी करना गलत बात है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ,
बात एक ही चीज़ कह रहे हैं कि भाई आपको क्या है, चोरी नहीं करनी, यू डू नॉट हैव टू थेफ्ट। अब इसमें है क्या, जो बेसिकली जो प्रिस्क्रिप्टिव है उसमें ये बोला जाएगा कि भाई चोरी जो है आप मत करिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। बट प्रोस्पेक्टिव में क्या बोलेंगे, चोरी करना गलत है। इसमें ये लिखा हुआ ना कि आपको सच बोलना है, आपको बी हॉनेस्ट, हमेशा सच्चे रहो। बट निगेटिव बिहेवियर डिस्करेज करने के लिए क्या बोलेंगे, झूठ बोलना क्या है, चीट करना गलत बात है। क्लियर हुआ। प्रोस्पेक्ट दो नॉर्म्स जो कॉलन मैंने आपको नॉर्म्स दिए थे। अब टाइप ऑफ नॉर्म्स कैसे होगा, एक फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया। ये आपको सिंपल सा है कि एक रिटर्न होगा, एक नॉन रिटर्न होगा, प्रिस्क्राइब नहीं होगा। अब सोशियोलॉजिस्ट कुछ कहते हैं, यंग एंड मैक बोलते हैं कि नॉर्म्स रिफर टू ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशन। जो भी सोसाइटी में कुछ ग्रुप हैं, इंडिविजुअल या कुछ कुछ ग्रुप हैं, तो उनके कुछ शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो यंग एंड मैक ने बोला। बट जॉनसन ने क्या बोला, जॉनसन ने बोला ये एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न है। जो नॉर्म्स हैं वो एक्सपेक्ट पैटर्न है, वो आपके दिमाग में ही चलते हैं, ठीक है। वो सर्टेन एक लिमिट सेट करते हैं आपके बिहेवियर पर, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बट जो रॉबर्ट बियर्डस्टेड कहते हैं, वो ये कहते हैं, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, वो ये कहते हैं कि जो रूल और स्टैंडर्ड है वो हमारे जो बिहेवियर है उनको क्या करता है, गवर्न करता है कि हम कौन से सोशल सिचुएशन में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे और क्या बिहेव करेंगे। तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि ये कह रहे हैं कि द रूल ऑफ स्टैंडर्ड दैट गवर्न आर कंडक्ट, मतलब क्या कंडक्ट करने को, इन द सिचुएशन विच वी पार्टिसिपेट, वो हमें इस चीज़ में गाइड करते हैं। जो रूल ऑफ स्टैंडर्ड्स कौन से, जो हमारे नॉर्म्स हैं, वो हमारे कुछ रूल या स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमें गवर्न करते हैं कि हम पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम कैसे बिहेव, अपना एक्शन या कैसे बिहेव करेंगे या अपना कैसा एक्शन कंडक्ट करेंगे। क्लियर। तो जॉक एंड मैक का समझ में आया, जॉनसन का समझ में आ गया, आपको रॉबर्ट का समझ में आ गया। अब वैल्यूज़ की बात करें, देखो वैल्यूज़ क्या है। वैल्यूज़ बेसिकली है कि जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्रीटिंग व्हाट इज़ गुड एंड जस्ट इन द सोसाइटी। क्लियर। तो वैल्यूज़ कैसे क्या हो गई, वैल्यूज़ हो गई कि जो भी आपका शेयर्ड आइडियाज़ है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या डिज़ायरेबल है, क्या ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, वो क्या हो गया, वो हमारे बिहेवियर हो गए। नहीं समझ में आया, एक बार और समझो। देखो वैल्यूज़ क्या हैं, वैल्यूज़ कुछ हमारे शेयर्ड आइडियाज़ होते हैं, या फिर वो शेयर्ड आइडियाज़ होते हैं किसके बारे में, वो होते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, ठीक है, क्या हमें ज़रूरी है, डिज़ायरेबल, क्या चीज़ ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ में, सोसाइटी में। क्लियर। तो वैल्यूज़ क्या हो गई, हमारे कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ विचार हैं जो बताते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये डिज़ायरेबल है, ये बहुत ज़रूरी है। क्लियर। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि इससे हमें वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, वैल्यूज़ हमें गाइड कर रही हैं, ठीक है। किस चीज़ को गाइड कर रही है, हमारे बिहेवियर को। वैल्यूज़ हमें बता रही हैं कि हमारी ये चॉइस सही है, ये चॉइस गलत है, ठीक है। वैल्यूज़ हमें बता रही हैं कि ये चीज़ इस आदमी ने गलत चोरी करी है तो गलत है, और ये चीज़ सही है। क्लियर। तो जजमेंट भी बताती है। तो वैल्यूज़ आपको समझ में आए, एक सर्टेन शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, ये एजम्पशंस हैं कि क्या सही है सोसाइटी में, क्या गलत है, ये हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। ये जनरल बिहेवियर स्टैंडर्ड है हमारा, ठीक है। अब अगर मैं उदाहरण बताऊं, जैसे मान लो काइंडनेस है, आपको जस्टिस है, देशभक्ति की भावना, ये क्या है, ये वैल्यूज़ ही तो है हमारी सारी। अब ये वैल्यूज़ करती क्या है कि सर्टेन फंक्शंस क्या है कि ये हमें प्रोवाइड करती हैं कि हमारा एंड गोल क्या है, ठीक है। हमें स्टेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करती हैं। जैसे राष्ट्र की भावना, आइडियलिज्म, जैसे क्रिकेट ग्राउंड में आप खड़े हो तो क्या होगा, एक एक अलग सी उमंग उठेगी कि हाँ भाई इंडिया इंडिया आप लोग चिल्लाते हो। ये हमें और क्या प्रदान करता है, ये हमें लेजिटिमेसी प्रदान करता है, ये हमें वैधता देता है कि दैट वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर। तो वैल्यू समझ में आया कि चोरी करना गलत है, ठीक है। आपको सोशियोलॉजिकल थिंकर्स है जिन्होंने वैल्यूज़ के ऊपर क्या बोला। तो वैल्यूज़ में बेसिकली जॉनसन बोलते हैं कि वैल्यू आर जनरल स्टैंडर्ड्स एंड मे बी रिगार्डेड एज हायर ऑर्डर नॉर्म्स। तो इन्होंने बोला कि जो ये हमारे जनरल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या चीज़, वैल्यूज़, बट ये हमारे एक उच्च लेवल के, हायर लेवल के नॉर्म्स हैं, ठीक है। बट यंग एंड मैप क्या बोलते हैं, यंग और मैक बोलते हैं कि ये कुछ एजम्पशंस हैं जो हमें पता नहीं है, हम अनकॉन्शियसली इसके बारे में अवेयर रहते हैं, ठीक है, अनकॉन्शियस रहते हैं, बट हमें पता रहता है चीज़ों को लेके कि क्या चीज़ सही है और क्या हमारे लिए ज़रूरी है। ये एक हमारे अजम्पशंस हैं। बट लेस्ली, लैरसन और गॉरमैन ने बोला कि ये ग्रुप कंसेप्शन ऑफ रिलेटिव डिज़ायबिलिटी ऑफ थिंग्स है। वैल्यू एज अ ग्रुप कंसेप्शन ऑफ रिलेटिव डिज़ायबिलिटी ऑफ थिंग्स है। तो इन तीनों की चीज़ें आपको क्लियर हुई कि जॉनसन ने आपको सिंपल बता दिया कि भाई जनरल स्टैंडर्ड्स में कोई, ये हमारे एक बहुत ही लेवल के, हायर लेवल के नॉर्म्स हैं। उन्होंने क्या बोला कि ये हमारे एजम्पशंस हैं जो कि हमारे, जिसके बारे में हम अनकॉन्शियस हैं। लार्जली हम अनकॉन्शियस रहते हैं, बट हमें कुछ चीज़ें कॉन्शियसली पता रहती हैं, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। फिर ये गॉरमैन और लैरसन, इन सब ने बेसिकली बोला कि ये ग्रुप कंसेप्शन है जिसमें हमारी जो कुछ डिज़ायर्ड वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनसे हम रिलेट कर पाते हैं कि क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ गलत है। क्लियर। अब रूल्स की बात करते हैं। रूल्स क्या है,
रूल्स हमारे बिहेवियर में क्या कंस्ट्रेंट पैदा करती हैं, रुकावट पैदा करती हैं कि हम जो है क्या करें, सोसाइटी में स्टेबिलिटी और वो बना के रखें, हमारे बिहेवियर को भी ये गाइड करती हैं रूल्स, ठीक है। जैसे कि दीज कॉन्सिक्वेंस मेड आर एक्सप्लिसिटली पीपल हु आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द सर्टेन रूल्स, रूल्स आर एक्शन दैट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मस्ट ओबे, मतलब एक सर्टेन ग्रुप के लिए होता है और वो ग्रुप उसको ओबे करना चाहिए। नॉट अडेंट टू द रूल्स सेट बाय सोसाइटी जनरली लीड टू पेनल्टी, अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हो तो क्या है, आपको पेनल्टी लगेगी। जैसे ट्रैफिक लाइट को अगर आप पार कर दोगे रेड लाइट पे तो आपको क्या है, जुर्माना भरना पड़ेगा, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्लियर। फिर डिस्टिंक्शन फ्रॉम नॉर्म्स, अब नॉर्म्स से रूल्स कैसे अलग है। नॉर्म्स आर द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, ये मतलब आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है, ये कहीं पर लिखा नहीं है नॉर्म्स, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल करे चाहे ग्रुप करे, ये आपको क्या है, सोसाइटी या फिर इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट करा जाता है कि ये सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है। बट रूल्स क्या है, रूल्स हैं बेसिकली ये आपको इन्फोर्स करा जाता है, ठीक है। सोसाइटी में ये रिटर्न है और इनको इन्फोर्स करा जाता है इंडिविजुअल और सोसाइटी में। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, रेड लाइट पे आप ट्रैफिक पे अगर गाड़ी नहीं रोकोगे तो आपको पिनलाइज करा जाएगा। क्लियर, क्लियर हुआ नॉर्म्स और रूल्स का डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पर्सनहुड, हैबिटेट एंड एजेंसी। हैबिटस एंड एजेंसी, पर्सनहुड क्या है, पर्सनहुड बेसिकली देखो ये है कि ये स्टेटस ऑफ बीइंग ऑफ अ पर्सन, मतलब आप एक एज अ बीइंग ऑफ अ पर्सन वाली भावना आती है किसमें, पर्सनहुड में। तो इसमें जो पर्सनहुड में ये कहते हैं कि कॉमन एलिमेंट इज डिफाइंड बाय द पर्सनहुड इंक्लूडिंग ह्यूमन नेचर, एजेंसी, सेल्फ अवेयरनेस, अ नोशन ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर एंड द पोजेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। हाउएवर द कॉन्सेप्ट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल वेरिएबिलिटी। तो ये इसमें ऐसा कह रहे हैं कि जो पर्सन है, सिंपल टर्म्स में अगर बताऊं तो स्टेटस ऑफ बीइंग अ पर्सन, मतलब एक स्टेटस कि हाँ भाई दैट वी बिकेम अ सर्टेन इंडिविजुअल, एक अलग पर्सनैलिटी आ गई है। क्लियर, एज पर जनरल टर्म्स। बट इनके कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल का, ह्यूमन का नेचर, ठीक है, उनकी सेल्फ अवेयरनेस, उनके भविष्य और जो फ्यूचर में उनकी एक्सपेक्टेशंस, कुछ सर्टेन जो उनके राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पर्सनहुड। क्लियर। ठीक है। अब इनमें कुछ कुछ हमारे जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने इनको इस पर्सनहुड को कैसे देखा, तो बोयथिस कहते हैं कि इंडिविजुअल सब्सटेंस ऑफ रेशनल नेचर, मतलब वो इंडिविजुअल जो रेशनल थॉट्स रखता है, रेशनल विचार रखता है, जिसमें कोई भी बायसनेस नहीं होती, सही और गलत, जो अगर सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, मतलब एक रेशनल थॉट रखना, दोनों की एनालिसिस करना, दोनों पक्ष का एनालिसिस करके फिर अपने थॉट्स पे चलना, एक रेशनल थॉट, कहीं पर भी बायस नहीं होना। फिर नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव, लॉक एंड ह्यूम कहते हैं द टर्म डेजिग्नेट बाय द ह्यूमन हु पॉजेस कंटिन्यूअस कॉन्शियसनेस एंड हु इज कैपेबल ऑफ फ्रेमिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अबाउट द वर्ल्ड, मतलब वो हमेशा सचेत है कि भाई समाज या इंडिविजुअल के लिए क्या ज़रूरी है, ही इज़ अवेयर ऑफ हिज पर्सनहुड, अबाउट हिज स्टेटस इन द सोसाइटी। तो पर्सनहुड क्लियर हुआ, और आपके ये बर्थस और ये जो नेचुरलिस्ट पर्सपेक्टिव है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ कॉन्टेक्चुअल पर्सपेक्टिव है, जैसे ब्रूस नॉफ्ट, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इन्होंने बेसिकली क्या करा कि जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ है ना, जैसे पपुआ न्यू गिनी, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई करी, उन्होंने बताया कि जो पर्सनहुड है वो ना फिक्स्ड नहीं है, डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरह की जो कल्चर्स हैं वहाँ पे पर्सनहुड की मीनिंग जो है वो बदल जाती है। तो वो हर तरीके से पर्सनहुड की भावनाएं हर कल्चर में अलग अलग होंगी। मतलब सिंपल मैं कहूँ कि जैसे पर्सन है कि वॉट राइट दे हैव, वॉट आइडेंटिटीज फॉर्म डिपेंड ऑन कल्चर, रिलेशनशिप एंड सोशल रोल्स, मतलब जो भी उनके कल्चर हैं उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है कि उनके रिलेशनशिप, सोशल रोल्स, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट द बायोलॉजी कि उनके क्या होना चाहिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फीमेल है मेल है, बट वो तब समझ में आता है कि उनके कल्चर और रिलेशनशिप के से जो भी है इंडिविजुअल का सोसाइटी से, सोसाइटी का इंडिविजुअल से, तब क्लियर होता है कि पर्सनहुड है या नहीं इंडिविजुअल के अंदर। क्लियर। तो वहाँ पे ये चीज़ कौन बोल रहा है, ब्रूस नॉफ्ट बोल रहे हैं। क्लियर। पर्सनल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि पर्सनल वो जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड रहता है, मतलब सोसाइटी में वो डिसाइड करता है व्हाट मेक्स अ पर्सन, सोसाइटी बेसिकली डिसाइड करती है कैसे, द एज ऑफ एडल्टहुड, ठीक है, जैसे एडल्टहुड की एक सर्टेन डिसाइड होती है ना, जैसे 18 हो गई, 16 हो गई, अलग अलग सोसाइटी में, तो पर्सनहुड वहाँ से पता लगता है। क्लियर। फिर जॉन सी कोडाले, इन्होंने बोला कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनहुड इन पपुआ न्यू गिनी, तो इन्होंने भी वहाँ पे पढ़ाई करी। फिर बात आती है हैबिटस की। हैबिटस बेसिकली हैबिटेट, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, तो उन्होंने बोला, तो यहाँ पे बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था मार्शल एंड मॉस हैं, और फिर लेटर फेज में मॉरिसिस मेरिट पॉन्टी ने। बट इसको जो आगे जाके पूरा एक बहुत इसको हाईलाइट करा और इस पर वर्क करा वो थे हमारे पियर बोर्दो भाई साहब सोशियोलॉजी में। तो ये क्या बोलते हैं हैबिटेट में, तो ये इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही बोलते हैं कि जो सोसाइटी है ना वो हमारे अंदर ही है, जो हमारा हैबिटेट है वो हमारे अंदर ही है। कैसे,
तो ही यूज टू एक्सप्लेन कि हैबिटस रिफर टू द सोशली इनग्रेन्ड हैबिट, स्किल्स एंड डिस्पोजिशंस। इट इज़ द वे ऑफ इंडिविजुअल परसीव द वर्ल्ड हाउ अराउंड दैम एंड रिएक्ट टू इट। तो ये कह रहे हैं कि जो हैबिटस जो रेफर करता है कि जो डीप सीटेड हैबिट्स है, डिस्पोजिशन जो टेस्ट है, वे ऑफ थिंकिंग है किसकी, इंडिविजुअल की, वह वो कहाँ से सीख रहा है, वो सीख रहा है फैमिली से, क्लासेस से, सोशल एनवायरनमेंट से, और सीख रहा है, और उसको वो जो परसीव कर रहा है फिर उसके अकॉर्डिंग भी वो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है सोसाइटी में, रिएक्ट टू इट। तो सिंपल सा वो कहना चाह रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल के इनसाइड में ही रहती है एज अ हैबिट, हैबिट के तौर पे कहाँ रहती है, इंडिविजुअल के अंदर ही। तो इंडिविजुअल इज कलेक्टिव एंटिटी दैट इज द सब्जेक्टिव बट नॉट इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ इंटरनलाइज स्ट्रक्चर, स्कीम्स ऑफ परसेप्शन, कंसेप्शन एंड एक्शन कॉमन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। क्लियर हुआ? बॉर्डो बेसिकली यही कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल की जो हैबिट्स है ना, वो जैसे परसीव करता है इंडिविजुअल को, जैसे वो परसीव करता है इंडिविजुअल को या सोसाइटी को, उसके अकॉर्डिंग ही वो रिएक्ट करता है। तो वही उसकी जो हैबिट्स हैं, तो हैबिट्स जो उसके अंदर रह रही हैं, जो सोसाइटी जो उसके अंदर रह रही है, वही उसकी क्या होती है, हैबिट होती है। क्लियर हुआ? अब कुछ रिलेशनशिप है स्ट्रक्चर एंड एजेंसी का। तो हैबिट्स इज शेप्ड बाय द स्ट्रक्चरल पोजीशन एंड जनरेट एक्शन। पीपल व्हेन पीपल एक्ट डेमोन्स्ट्रेट एजेंसी, दे साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्ट एंड रिप्रोड्यूस सोशल एक्शंस। तो एजेंसी बेसिकली कुछ नहीं है, एजेंसी बेसिकली स्पेसिफिक काम करती है, स्पेसिफिक चॉइस के लिए काम करती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एजेंसी इन सोशियोलॉजी, एजेंसी इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड मेक देयर ओन चॉइसेस। वो अपनी बेसिकली ओन चॉइसेस के लिए काम करती है। इट रिफर टू द थॉट्स एंड एक्शंस टेकन बाय द इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर इंडिविजुअल पावर तो सर्टेन गोल्स के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए। ठीक है, वो क्या इंडिविजुअल क्या करता है, फॉर्म करता है सोसाइटी, और सोसाइटी में उसके इंडिविजुअल के थॉट्स रहते हैं, उसके आधार पर चलती है, कुछ उनके एक्शंस परफॉर्म करते हैं, और इंडिविजुअल जो है क्या करता है, अपनी पावर को एक्सप्रेस करता है थ्रू एजेंसी। अब लॉक जॉन है, लॉक जॉन ने एजेंसी को कैसे देखा, उन्होंने देखा कि जो कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग है वो शेप करती है थ्रू सर्कमस्टेंसेस इन विच दे लिव। तो वो कैसे देख रहे हैं एजेंसी को देख रहे हैं एज द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू शेप द सर्कमस्टेंसेस इन विच दे लिव। मतलब जिस परिस्थिति में इंडिविजुअल रह रहे हैं उसको कैसे शेप कर रहे हैं, उस तरीके से जो है जॉन लॉक जो है किसको देख रहे हैं, एजेंसी को देख रहे हैं। क्लियर? एजेंसी एंड सोशल स्ट्रक्चर डायलेक्ट। अब ये क्या है, तो इसमें बेसिकली जो सोशियोलॉजी है, कोर चैलेंज जो सोशियोलॉजी का है कि इन दोनों के आपस में क्या समझना है, रिलेशनशिप समझना है। तो हम इंडिविजुअल देखते हैं पहले कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है। सोशल स्ट्रक्चर है ये एक सोशल फोर्सेज हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या है, हमारी कुछ सोशल फोर्सेज हैं। वो क्या करती हैं, वो करती हैं हमारे किस चीज़ को शेप करती हैं, हमारे इंट्रैक्शंस को शेप करती हैं, हमारे थॉट्स को शेप करती हैं, हमारे किसके, हमारे विचारों को, हमारे बिहेवियर को शेप करती हैं वो सोशल फोर्सेस। ठीक है, अब इससे होता क्या है, हमारे जो जैसे क्लियर हुआ आपको सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर वही हो गया कि एक ये जो ग्रुप ऑफ या कॉम्प्लेक्स एक सोशल फोर्सेस का सेट है जो शेप करता है हमारे इंट्रैक्शंस को, थॉट्स को, बिहेवियर को। बट एजेंसी क्या करती है, एजेंसी जो है, एजेंसी क्या करती है, एजेंसी इज द पावर पीपल होल्ड टू शेप देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। एजेंसी क्या करती है, जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे जो चीज़ें हैं उसको क्या करती हैं, शेप करती है। सोसाइटी अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर एंड एजेंसी टू बी एन इवॉल्विंग डायलेक्टिक। इवॉल्विंग डायलेक्टिक कैसे, डायलेक्टिक क्या हो गया, डायलेक्टिक का मतलब बेसिकली हो गया कि जो आपकी जो एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। डायलेक्टिक मतलब दो चीज़ें, वो दोनों आपस को एक दूसरे इवॉल्व हो रही हैं और एक दूसरे को भी कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं। क्लियर? तो आपको एजेंसी और सोशलिस्टिक दोनों समझ में आ गया होगा। और उसका डायलेक्टिज्म की इन दी जो डायलेक्टिज्म है बेसिकली जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच का, ईच ऑफ विच हैज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ईच अदर, वो दो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। सोशल स्ट्रक्चर शेप्स इंडिविजुअल, ये बात सही है, बट इंडिविजुअल हैज़ ऑल्सो द पावर द एजेंसी टू शेप द सोशल स्ट्रक्चर। ये हम पहले भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि कौन एक दूसरे को जो है कैसे शेप कर रहा है सोशल स्ट्रक्चर। और हमने पहले भी देखा है कि इंडिविजुअल कैसे सोशल स्ट्रक्चर को शेप कर रहा है और सोशल स्ट्रक्चर इंडिविजुअल को कैसे शेप कर रहा है। क्लियर? अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वैल्यू, नॉर्म्स और रूल्स पे, तो आप इसको देख लेना, और पर्सनल हैबिटेट और इस सब पे भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर आगे बढ़ते हैं, पावर की बात करते हैं। पावर इज जनरली व्हाट, पावर इज कि जो चीज़ों को कंट्रोल करता है। पावर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पोजेशन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। ये बेसिकली एक रिलेशनशिप है इन विच जहाँ पे इंडिविजुअल ग्रुप को एक्सर्ट करा जाता है टू इन्फ्लुएंस अदर माइंड्स और एक्शंस और अदर्स। बेसिकली ये है कि आप किसी इंडिविजुअल, किसी ग्रुप को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो। कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो? थ्रू योर पावर,
अब इसमें जो पॉजेस करता है इंडिविजुअल पावर के अंदर, वो पॉजेस क्या करता है, वो 3 चीज़ें पॉजेस करता है। वो कंट्रोल करता है इंडिविजुअल या ग्रुप को, उसके पास सर्टेन अथॉरिटी रहती है, और वो उसमें क्षमता रहती है कि वे किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सके। कैसे इन्फ्लुएंस कर सके? थ्रू माइंड, उनके माइंड को, और उनको एक्शंस में कन्वर्ट करवा सके। तो व्हाट इज पावर? पावर इज, समझी जा सकती है, इट इज बेसिकली अ रिलेशनशिप जिसमें इंडिविजुअल ग्रुप को क्या करा जाता है, इन्फ्लुएंस करा जाता है ओवर द माइंड एंड एक्शंस ऑफ अदर्स, किसी सामने वाले व्यक्ति को। ठीक है, अब अर्नोल्ड वुल्फ कैसे देखते हैं पावर को? वो ऐसे देखते हैं, टू मूव अदर, टू गेट देम टू डू व्हाट वन वांट्स देम टू डू, नॉट टू डू व्हाट नॉट वांट टू डू। मतलब इसका ये हो गया कि जो ए है और बी है, इफ ए हैज द पावर तो वो बी के थॉट्स माइंड को इन्फ्लुएंस करना कर देगा, जबकि वो कुछ और करना चाहता है। ठीक है, मानो कि ए जो है वो बी को इन्फ्लुएंस करता है, बट बी का टास्क तो कुछ वाई एक्स करने का है, बट ए चाहता है कि नहीं, वो काम तो वाई वाई करे, वाई वाला टास्क करे, बट बी चाहता है कि वो एक्स करे। तो बट ए जो है इसको बी को ऐसा इन्फ्लुएंस करेगा कि वो एक्स का ना करके बी वाई का करे। क्लियर? मतलब इसको और सिंपल से समझो कि मैं अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, तो आप जो करना चाहते हो वो ना करके मैं जो चाहता हूँ वो आप करो। कैसे? थ्रू आई एम इन्फ्लुएंसिंग यू एज अ पावर। क्लियर? फिर रॉबर्ट ढाल कहते हैं कि पावर इज वंस एक्टर एबिलिटी टू मेक अनदर टू डू समथिंग दैट लेटर वुड नॉट अदरवाइज टू डू। मतलब इसमें सेम वही चीज़ होगी जो आप करवाना चाहते हो, सॉरी जो आप करना चाहते हो, मैं अगर चाहता हूँ कि आप वो ना करो, मैं आपको इन्फ्लुएंस करूँ, तो आप वो इन्फ्लुएंस हो जाओगे। क्लियर? मतलब कुल मिला के ये है कि आप अपने डिसीजन पे कायम नहीं हो, मैंने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया तो आप उस पर इन्फ्लुएंस हो जाओगे। फिर कल्पन कहते हैं कि पावर कंसिस्ट ऑफ एक्ट अफेक्टिंग और डिटरमाइनिंग अदर्स एक्ट। तो पावर इनके लिए क्या है कि किसी अदर के क्या है, किसको अफेक्ट करना, उसके जो उसका जो इंटेंशन, उसका जो गोल है उसको अफेक्ट करना, और डिटरमाइन करना कि आप जो चाहते हो वो सामने का कर। क्लियर? अर्नेट क्या कहते हैं? पावर इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल बट ऑफ ग्रुप एक्टिंग टुगेदर। तो वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक साथ ग्रुप में आप एक्ट करते हो। मतलब एक ग्रुप, वो इंडिविजुअल का एम्फेसिस नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ग्रुप एक साथ काम कर रहा है तो वो पावर जनरेट करता है। क्लियर हुआ? फिर मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं? मैक्स वेबर कह रहे हैं, मैक्स वेबर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैक्स वेबर कहते हैं कि पावर दैट वंस एक्टर विद इन अ सोसाइटी रिलेशनशिप विल बी इन द पोजीशन टू कैरी आउट हिज ओन विल डिस्पाइट रेजिस्टेंट। मतलब कि एक इंडिविजुअल है, जैसे मैं हूँ और मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, बट आप में वो क्षमता है कि आप मेरे उससे इन्फ्लुएंस ना हो, कि आप अपना काम ही कर रहे हो। तो मैक्स वेबर पावर को इस तरीके से देखते हैं, वो देखते हैं एक्टर्स के पर्सपेक्टिव से। अगर जैसे एक्टर है, उसके कई क्रिटिसिज्म होते हैं, बट तब भी वो काम करके लेके जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? पावर। ये कौन देखता है इसे? मैक्स वेबर। तो ये वही टैग मेथड से कॉन्सेप्ट मैंने आपके इसमें नोट्स बना रखे हैं, तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारे हैं, अर्नोल्ड वुल्फ और रॉबर्ट डाल, ठीक है, हैंड मैक्स वेवर। ठीक है, अब आते हैं मैक्स वेवर के पर्सपेक्टिव में और पावर। मैक्स वेवर कैसे कहते हैं पावर को? ये देखो, बेसिकली मैंने मैक्स वेवर में पूरा समझाया, तो आप वो लेक्चर जाके वहाँ पे देख लो, नहीं तो लेक्चर और ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। क्लियर? बेसिकली इन्होंने स्टेटस और क्लास पे बात करी हुई है, ठीक है, तो वो आप एक बार देख लेना। फिर हम बात करते हैं अथॉरिटी की। अथॉरिटी भी मैंने मैक्स वेवर में कवर कर रखा है, सेम ही चीज़ है, ठीक है, बट उनके हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, तो हम देख लेते हैं। देखो, मैक्स वेबर ने बेसिकली क्या बोला था? लेजिटिमेट है, ठीक है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी है, लीगल रेशनल अथॉरिटी है, 3 रेशनल अथॉरिटीज़ है। लीगल, रेशनल, ठीक है, लेजिटिमेट, और कौन सी? आपकी कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। तो ये सारी अथॉरिटीज़ है, ये मैक्स वेबर ने कवर करी थी। अब अथॉरिटी बेसिकली क्या है? इट्स राइट टू कमांड एंड एनफोर्स ओबीडियंस। मतलब आपके पास वो ताकत है, क्षमता है, वो कैसे आती है? जब आपका स्टेटस बड़ा होता है, जब आपकी क्लास, उच्च क्लास के होते हो, तो उसमें क्या होता है? आपके पास एक सर्टेन पोजीशन पे होते हो, तो उसमें आप राइट टू कमांड और एनफोर्स, किसी के बिहेवियर को आप एनफोर्स, वो चीज़ एनफोर्स करके उसके ओबीडियंट बना सकते हो उसको। जैसे क्लास में अगर टीचर है, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है, वो डंडा मार के भी आपको पढ़ने पे बोलेगी और आपको बिठा के पढ़ाएगी भी। क्लियर? मतलब वो आपको ओबीडियंट बनाते हैं। अब जो अथॉरिटी है उसको रॉबर्ट विस्टेडेट कैसे देखते हैं? अथॉरिटी इज अ लेजिटिमेट पावर, वो भी बोलते हैं ये वैध पावर है, पावर एक्सरसाइज विद द कंसेंट ऑफ द पीपल। अब ये जो अथॉरिटी है उसको भी ये कैसी पावर मानते हैं? लेजिटिमेट पावर मानते हैं, मतलब वैध पावर मानते हैं। बट ये जो वैध पावर है वो किसने दी? वो सोसाइटी ने, उसको सोसाइटी के कंसेंट से ही उस इंडिविजुअल को मिली है, ताकि वो पावर को क्या कर सके? वो पावर को यूटिलाइज कर सके। फिर मैक्स वेबर का मैंने आपको बताई है। तो मैक्स वेबर ने क्या करा? डिस्टिंग्विश करा पावर को, द एबिलिटी टू इम्पोज वंस विल, एंड द अथॉरिटी को, और इन्होंने क्या? लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ द पावर। तो जो मैक्स वेबर है उन्होंने पावर को क्या बोला? मैच और हेरशेफ्ट अथॉरिटी को। पावर, बेसिकली क्या हो गया? पावर अदर किसी सामने वाले की विल को क्या करना? अपनी विल को सामने वाले पे क्या करना? इम्पोज करना, ये पावर हो गया। बट अथॉरिटी में क्या हो गया? ये एक लेजिटिमाइज
प्रैक्टिस है जो कौन इसको ऑथोराइज करता है, किसके कंसेंट से होती है, ये पीपल्स के सोसाइटी के कंसेंट से होती है। क्लियर। और फिर के एम डेविस क्या क्या बोलते हैं अथॉरिटी को, ये फॉर्मल राइट टू कंपेल ओबीडियंस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैक्स वेबर भी याद रखना इसमें, और रॉबर्ट को भी याद रखना, तीनों को याद रखना। ये क्या कह रहे हैं पावर के बारे में, या सॉरी अथॉरिटी के बारे में, ये बोल रहे हैं कि ये फॉर्मल राइट टू कंपेल ओबीडियंस, मतलब आप इसको, उनके पास ये राइट्स हैं कि वो पावर को क्या कर सकते हैं, वो पावर को कर सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं आपको ऑबिडेंट बनाने के लिए। क्लियर। ठीक है। मैक्स वेबर्स क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी, ये आपको बता सका हूँ, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैस्मेटिक और लीगल रेशनल अथॉरिटी। ठीक है। लेजिटिमेट नहीं है, बेसिकली उसे ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ लेना, ये तीनों हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में भी, तो एक बार आप देख लेना। क्लियर। पावर और अथॉरिटी का डिफरेंस आपको समझ में ही आ गया होगा। क्या है पावर, एबिलिटी टू इम्पोज वंस विल, मतलब किसी की विल पे आप अपनी विल किसी और पे डाल रहे हो बाय इन्फ्लुएंसिंग हिम, वो उसको रजिस्ट भी नहीं करता। ठीक है। फिर लेजिटिमेट पावर, राइट टू कमांड एंड दैट इज एक्सपेक्टेड एज राइटफुल, मतलब आप किसी को कमांड दे रहे हो, वो फुलफिल हो रही है और उसे सही भी मान रहे हैं, वो वैध मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वो अथॉरिटी है। क्लियर। पावर मे बी बेस्ड ऑन फोर्स, कोएर्जन, वेल्थ, इन्फ्लुएंस, पर्सनल स्ट्रेंथ। अथॉरिटी बेस्ड ऑन लेजिटिमेट कंसेंट, लॉज एंड ट्रेडिशन। क्लियर। फिर आती है पावर कैन बी पर्सनल, इनफॉर्मल, नॉट ऑलवेज लेजिटिमेटेड। पावर हम कभी भी जो है वैध नहीं होगी, बट पर्सनल और इनफॉर्मल हो सकती है। बट अथॉरिटी क्या हमेशा फॉर्मल होगी, ऑफिशियल होगी और वैध होगी, लेजिटिमेट होगी। क्लियर। पावर कैन अराइज फ्रॉम मैनी सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज से आ सकती है, जैसे वेल्थ, कैरिस्मेटिक, फिजिकल स्ट्रेंथ, एक्सपर्टाइज, पोजीशन, इन सब चीज़ से पावर आ सकती है। बट अथॉरिटी कैसे आती है, जब आपको रिकॉग्नाइज करा जाए सोशली और लीगल पोजीशन आपको प्रोवाइड करी जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट वॉट अथॉरिटी। अब बात करते हैं हमारा लास्ट, ब्यूरोक्रेसी। एजेंसी मैंने आपको बता दिया था, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था अभी स्टार्टिंग में, वो आप समझ गए होगे। ब्यूरोक्रेसी की बात कर लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी क्या है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है जैसे आईएएस आईपीएस वाली, बट इसमें कौन सी अथॉरिटी होती है, इसमें लीगल रेशनल अथॉरिटी होती है। ठीक है। लीगल जैसे आप अपने विचार इसमें रेशनली सोच सकते हो, इसमें कोई बायसनेस नहीं रहती किसी चीज़ से। लीगल कैसे, लीगल ऐसे कि फॉर्मली रिटर्न रूल्स हैं, फॉर्मल इंस्टीट्यूट है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। हम मैक्स वेबर कैसे देखते हैं ब्यूरोक्रेसी को, ये भी मैंने आपको अपने मैक्स वेबर वाले लेक्चर में समझाया था। तो इसमें क्या है, बेसिकली इसका आइडियल टाइप क्रिएट करा जाता है ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है। उसमें देखा जाता है कि इनके साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या नहीं है। कैसे कि उनके अंदर जैसे बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि भाई कौन सी है, लीगल रेशनल अथॉरिटी है। लीगल रेशनल अथॉरिटी मतलब लीगल भी है और रेशनल भी है, तो मतलब इसके साथ काफ़ी सारे नॉर्म्स और रूल्स जुड़े होंगे, तो काफ़ी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसकी हायरार्की है प्रॉपर। ठीक है। इसके साथ बहुत सारे रिटर्न रूल्स हैं, मतलब इंडिविजुअल बार बार वही रूल्स फॉलो करता रहेगा। और इसमें कॉन्सेप्ट भी ऐड होता है एलियनेशन का, कि आप जो है अपने काम को एक ही बार बार रोज कर रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे उस काम से, एलियनेट हो जाओगे। ठीक है। कुछ क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, आप बाउंड के दायरे में, आप रूल्स के दायरे में बंधे हुए हो। देन फॉर्मल बॉडी ऑफ रिटर्न रूल्स। इम्पर्सनल रिलेशनशिप, इसमें इम्पर्सनल रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स एंड क्लाइंट्स। रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी, टेक्निकल नॉलेज। फिर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट विद प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियरिटी एंड मेरिट। अ फिक्स सैलरी एंड अ क्लियर सेपरेशन बिटवीन प्राइवेट एंड ऑफिशियल इनकम। तो ये इसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या बेसिक फीचर्स भी कह सकते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफिशियल इन ब्यूरोक्रेसी, वेबर ने कुछ 4 दिए थे, जैसे कि वोकेशनल हो गया एक तो, फिर आपका हो गया कौन सा, स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है उनकी ड्यूटीज़ के लिए, फिर आपको कुछ क्वालिफिकेशंस होंगी आपकी, फिर ऑनेस्टी और एफिशिएंसी भी देखी जाती है। तो ये कुछ आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ब्यूरोक्रेसी के। अब कुछ क्रिटिक हैं इसके। इस एल्विन गॉडल ने स्टडी करा किसको, ब्यूरोक्रेसी को, उन्होंने बेसिकली एथनोग्राफिक स्टडी करी ऑफ माइंड। ठीक है। और उन्होंने 3 पैटर्न ऑफ ब्यूरोक्रेसी दी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एथनोग्राफी मैंने आपको कई बार बताया, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एथनोग्राफी होता क्या है। एल्विन गॉर्डनर क्या बोल रहे हैं, उन्होंने 3 ब्यूरोक्रेसी बताई। एमआरपी, ठीक है, जिसे कहते हैं मॉक ब्यूरोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी और पनिशमेंट सेंटर्ड ब्यूरोक्रेसी। मॉक ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, रूल्स कम फ्रॉम एन एक्सटर्नल एजेंसी, बाहर की एजेंसी से रूल्स आते हैं। रूल्स आर ऑफिशियली प्रेजेंटेड बट नॉट इन्फोर्स बाय आइदर वर्कर और मैनेजमेंट। ये रूल्स क्या है, ना तो इन्फोर्स करे जाएंगे आपके पास वर्क, ठीक है, वर्कर पे, ना ही मैनेजमेंट के थ्रू। बट ये रूल्स कहाँ से आते हैं, एक्सटर्नल एजेंसी से आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी में हो गया जहाँ पे वर्कर और मैनेजमेंट इन्फोर्स करते हैं वो रूल को। रूल्स सेफ्टी रूल्स जैसे हो गए, आर यूज बाय द मैनेजमेंट टू टाइटन कंट्रोल ओवर द वर्कर्स। ये कौन से रूल्स हैं, ये जो सेफ्टी रूल्स हैं ये मैनेजमेंट से किस पे लागू करते, किस पे लगाते हैं, ये लगाते हैं रूल्स बेसिकली किसके लिए होते हैं, ये होते हैं आपके वर्कर्स के लिए, ये मैनेजमेंट की तरफ से आते हैं। पनिशमेंट सेंटर्ड ब्यूरोक्रेसी कौन सी हो गई, ये होते हैं कि ये मैनेजमेंट रूल लेके आता है टू एलिमिनेट अनडिजायरेबल बिहेवियर, जैसे एब्सेंटेनिज्म। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये जैसे आपके बिहेवियर को कर्टेल करने के लिए लेके आते हैं कि भाई आप
कोई भी गलत नहीं करोगे, आपका अनवांटेड बिहेवियर नहीं चलेगा, नहीं तो यू शुड बी पनिश्ड। फिर ऑफन क्रिएटेड टेंशन अमंग द बिकॉज वर्कर फील टारगेटेड एंड डिस्ट्रस्टेड। ठीक है, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि जो भी टेंशन चल रही है मैनेजमेंट या किसी इंडिविजुअल पर टारगेट कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसके बिहेवियर को, उससे बिहेवियर के से हैम्पर हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसलिए इस पनिशमेंट को बनाया जाता है। कौन सा? पनिशमेंट सेंटर्ड ब्यूरोक्रेसी। फिर माइकल कोजियर, इन्होंने बुक लिखी द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिना। अब ये क्या बोलते हैं, ये बेसिकली फ्रेंच गवर्नमेंट से थे, इन्होंने डिवाइड करी कोजिव ऑक्सीपरेशनल ग्रुप ईच डिफेंडिंग इट्स ओन प्रिविलेजेस। दीज ग्रुप यूज रूल्स स्ट्रेटेजिकली टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट होलिस्टिक फ्रंट टूवर्ड द ग्रुप। तो इनका ये था, ये बुक बेसिकली बुक याद रख लेना आप, ठीक है, और इनका कीवर्ड याद रख लेना, कौन सा? कोसिव ऑक्यूपेशनल ग्रुप वाला। फिर रॉबर्ट माइकल, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता भी होना चाहिए, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की में क्या होता है? रॉबर्ट माइकल आर्ग्यूड दैट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रो मोर कॉम्प्लेक्स एंड ब्यूरोक्रेटिक पावर टेंड्स टू कॉन्सेंट्रेट एट द टॉप। मतलब कुल मिला के ये है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है या ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है, बहुत ज़्यादा वाइड हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि पावर जो है ऊपर जाके कॉन्सेंट्रेट हो जा रही है। जैसे कि बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो गए ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है, अब जैसे जैसे बहुत ज़्यादा होते जाएंगे तो क्या होगा, फिर पावर बहुत सिलेक्टेड लोगों पे आ जाएगी और कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी ऊपर की साइड। क्लियर? तो वो यही बोल रहे हैं, कौन? रॉबर्ट माइकल। दीज रिजल्ट इन स्मॉल एलिट रूलिंग इन अ डिक्टोरियल मैनर रिप्रेजेंटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेटिक इंटेंशन। तो उन्होंने यही बोला कि ये जो रिजल्ट है स्मॉल एलिट का, वो क्या है? डिक्टोरियल मैनर में है, ठीक है, डिक्टोरियल मैनर में है, बट रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल इंटेंट। और है किस लिए? जैसे कि ऊपर जाके कॉन्सेंट्रेट हो जा रहे हैं, तो इसमें क्या है, कुछ लिमिटेड लोग ही तो चला रहे हैं, तो इसमें डिक्टेटरशिप वाला दिखता है, बट इट इज़ नॉट फॉर दैट, बट इट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेटिक इंटेंशन। ये डेमोक्रेटिक इंटेंशन किस लिए बनाया गया? ताकि डेमोक्रेसी बनी रहे, और ऑल्दो इसमें है भी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में। अब अदर्स जो थ्योरिस्ट थे या हमारे सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कैसे ब्यूरोक्रेसी को देखा? तो ब्रूनो रिजी ने ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड लिखी, ठीक है, ये करते हैं कि सोवियत ब्यूरोक्रेसी फॉर्म द न्यू रूलिंग क्लास। तो सोवियत ब्यूरोक्रेसी जो यूएसएसआर वाली थी उस टाइम पे, उन्होंने क्या, एक नई रूलिंग क्लास निकाली, एंड और उन्होंने किसको एक्सप्लॉइट करा? प्रोलिटेरिएट को। दो होते हैं ना, बुर्जुआसीज एंड प्रोलिटेरिएट, ठीक है, जो पुअर हो गए वो प्रोलिटेरिएट, बुर्जुआसीज हो गए जो कैपिटलिस्ट क्लास हो गए, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि न्यू रूलिंग क्लास निकल के आई, ब्रूनो रिजी। जॉर्ज स्टुअर्ट मिल क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, सक्सेसफुल मोनार्की सच एज इंपीरियल चाइना, रशियन एम्पायर एज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। ही कंसिडर ब्यूरोक्रेसी अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ एडवांटेज एंड स्पेशली एक्यूमुलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस। तो जो जॉन स्टुअर्ट है मिल, उन्होंने बोला कि जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एक सेपरेट या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में देखा, और वो बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट से ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल अलग है, उस, ठीक है, और उस ब्यूरोक्रेसी के साथ कई सारे एडवांटेज भी हैं, जैसे कि एक्यूमुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस, इकट्ठा करना किसको? जो एडमिनिस्ट्रेटिव के सर्टेन एक्सपीरियंसेस हैं। फिर इलॉट जैक्यूज इनकी किताब थी जनरल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये डिस्क्राइब करती हैं ब्यूरोक्रेसी को ऐसे कि यूनिवर्सल अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजिंग हायरार्की एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम्स। तो ये क्या चाह रही है कि यूनिवर्सल अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, कौन सा? ब्यूरोक्रेसी ऑफ मैनेजिंग हायरार्कियल एप्लीकेशंस। जितनी भी काम होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं हायरार्कियल उसमें, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में, तो वहाँ पे ये पावर जाके कॉन्सेंट्रेट होती है, ठीक है। फिर रॉबर्ट सी स्टोन ये बोलते हैं, ये इट इंक्लूडेड द रेड टेप, रिजिड रूल्स, प्रोसीजरल एम्फेसिस एज एन एस्पेक्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना रॉबर्ट सी स्टोन के बारे में। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ब्यूरोक्रेसी की। क्लियर? तो ये क्लियर हुआ आपको? रॉबर्ट सी स्टोन ने बेसिकली बोला था कि ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी ज़्यादा रिजिड रूल्स हैं, प्रोसीजरल एम्फेसिस हैं, ठीक है, इससे क्या होता है? रेड टेपिज्म बढ़ जाता है। क्लियर? तो ये कुछ बुक हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, ये ब्रूनो रेजी ने लिखी, तो ये 7-8 बुक हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर आर यूनिट 1 चैप्टर 1, और चैप्टर 4 भी मैं आपको करा सका हूँ, और अब बच रहे हैं 3, और इसी का चैप्टर 4 ऑफ यूनिट 3, वो भी मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइज।